नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की जो सारी लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और इसके साथ ही जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। साथ ही दोस्तों, आपने अगर इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम का चैनल जो है जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी फॉलो कर ले। तो हम देखेंगे कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, है ना। तो ये एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है आपका, ठीक है, जो डीकार्बोनाइजेशन वगैरह करना है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो बिल्कुल किस तरीके से हो रहा है हमारे यहाँ, बहुत त्वरित, है ना, बहुत तेजी से हमारे यहाँ शहरीकरण की प्रक्रिया हो रही है। तो उस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, उसको एड्रेस करने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो थर्ड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद स्पर्श की बात है, ये एक तरीके का ऑनलाइन जो है आपका प्लेटफॉर्म जैसा है पेंशनर्स के लिए। तो उनको जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो आपके नेट वगैरह को नहीं कर पाते हैं एक्सेस, उनके लिए ये एक इंटरफेस बनाया जाएगा जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से होगा। तो ई गवर्नेंस का पार्ट ही आपका सेकंड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करेंगे हम, है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए। क्योंकि कोई भी डेवलप जो कंट्री है ना, जो डेवलप कंट्री है वहां पर आप देखेंगे कि उद्योग क्षेत्र का जो विनिर्माण क्षेत्र है आपका, है ना, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका सबसे बड़ा योगदान होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप ग्रोथ देखेंगे तो लगातार एक स्टैग्नेशन में है ना। और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी केवल 17% है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज से भी अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है ना। फिर ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो थर्ड एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं, कई बार हमने कवर किया इसको, तो देख लेंगे। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है एक तरीके का, ठीक है ना, 3 किस्तों में दिया जाता है क्वार्टरली, तो देखा जाएगा इसको, ठीक है ना, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद ओम्बड्समैन ऐप है महात्मा गांधी नरेगा के लिए, है ना। तो ई गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी को जो है ये आपके सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पेपर में, सेकंड पेपर में, दोनों जगह रख सकते हैं आप इसको, ठीक है। इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है उसको देखेंगे। तो सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है उसने साइन किया है MOU, है ना, मतलब ज्ञापन जो है, समझौता, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके लिए? तो सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम के लिए। ये जो प्रोग्राम है वो क्यों लाया गया है? तो देखिए यहां पर ये बताया जा रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी ने घोषणा की है, जो कमिटमेंट लिया है उन्होंने, है ना, ग्लासगो में जो आपका क्लाइमेट मिटिगेशन के संदर्भ में उन्होंने क्या लिया है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है ना। ये आपकी समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, ग्लासगो में। तो उन्होंने बोला कि नेट जीरो का टारगेट हमको कंप्लीट करना है ना, अचीव करना है 2070 तक, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये एक कदम है आपका, ठीक है। अब यहां पर बोला जा रहा है क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो सीधी बात है कि जो हमारे यहाँ शहरीकरण होगा, ठीक है ना, शहरों में जो आपका शहरीकरण किया जा रहा है तो उसमें क्या करेंगे, इस तरीके के एनवायरमेंट को हम इनेबल करेंगे जिससे हम क्या कर सकें, डीकार्बोनाइजेशन सॉल्यूशंस दे सके वहां पर, है ना, एनर्जी के सेगमेंट में, ट्रांसपोर्ट के सेगमेंट में, है ना, एनवायरमेंटल सेक्टर में, सारे सेक्टर्स में, ठीक है। तो उस तरीके का एक सक्षम वातावरण हमको बनाना। उसके बाद हमको यहाँ पर इस तरीके का पारिस्थितिकी तंत्र जो है शहरों में बनाना है ताकि वहां पर जो है उत्सर्जन, है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस का इंपैक्ट देखते हैं, तो उत्सर्जन कम हो और ज्यादा से ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो एनवायरमेंट से क्या हो, तर्क संगत हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है कि इसमें जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2 तरीके के आयाम अपनाता है। जैसे इसमें एक बताया गया है सिटी स्प्रिंट प्रोसेस और दूसरा टूल बॉक्स
जो है सॉल्यूशन, किसके लिए? डीकार्बोनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इसको अपनाया जाएगा जो हमारे यहाँ, तो अगले 2 साल में 5 से 7 ऐसी इंडियन सिटीज को डेवलप किया जाएगा। अब सिटीज फ्रंट में क्या किया जाता है, इसमें बहुत सारे जो लोगों को यहाँ शामिल किया जाता है, जैसे सिविल सोसाइटी भी है, बिजनेसमैन भी है, गवर्नमेंट भी है ना, इनको जो है वहां पर शामिल किया जाता है। अब किस लिए? कि भैया यहां पर डीकार्बोनाइजेशन करना और मेनली यहां पर फोकस क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन का होता है। ठीक है ना, स्वच्छ विद्युतीकरण को यहां पर शामिल किया जाता है। अब ये जो वर्कशॉप वगैरह आयोजित की जाती है, उनके आउटकम्स जो होते हैं वो क्या है मेनली, कि भैया हमको ऐसी पॉलिसीज को शॉर्टलिस्ट करना है जो ना केवल उत्सर्जन को कम करे बल्कि जो सिस्टम वैल्यू है उसको भी मैक्सिमाइज करे, है ना, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करे, जॉब क्रिएशन करे। तो इसका जो है बहुआयामी जो है इसमें संदर्भ जो है संपृक्त है। अब यहाँ पर टूल बॉक्स सॉल्यूशन जो है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें 200 से ज्यादा एग्जांपल्स होंगे कि किस तरीके से हम क्लीन जो आपकी टेक्नोलॉजी उसको अपनाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन में एफिशिएंसी कैसे बनाएं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे अपनाएं। तो वो एग्जांपल्स होंगे, केस स्टडीज होंगे, है ना, तो उसको हम अपनाएंगे और उससे जो है हमारे यहाँ इस मिशन को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सीधी बात है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्ट है 2020 की, है ना, अब ये एक रिपोर्ट आपको मिली, इसको आप देख सकते हैं कि कौन पब्लिश करता है, तो ये पता चल गया हमको यहां से। तो उनका कहना ये है कि जो भी विश्व में ऐसे देश हैं जिनकी निर्भरता प्राथमिक क्षेत्र कृषि में ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा घनत्व, है ना, जनघनत्व बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है किसके लिए? क्लाइमेट इनसिक्योरिटी से संदर्भ में बोल रहे हैं ये आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सीधी बात है कि अगर यहां पर ऐसी समस्याएं, तो ऐसे देशों को सबसे पहले जो है इस तरीके के इनिशिएटिव्स को अपनाना चाहिए, ताकि जो हमारा लक्ष्य 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है वैश्विक तापमान को, है ना, तो वो शहरों में डिकार्बोनाइजेशन करेंगे तो उस लक्ष्य तक पहुंचने में भारत को भी और पूरे विश्व को भी ये हेल्प करेगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है जो नेट जीरो कार्बन सिटीज है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के, है ना, उनका मिशन क्या है, तो भैया क्लीन इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, वही सब इससे संदर्भित है, देख जाइएगा। इसका एम ये भी होता है कि यहां पर जैसे जो आपका कोलैबोरेशन है, तो सिविक सोसाइटी भी है, गवर्नमेंट भी है, बिजनेस मैन भी है, सबको, है ना, तो ये जो आपका पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन से, क्योंकि यहां पर फंड वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो उनके कोलैबोरेशन से इस तरीके की योजनाओं को जो है वो क्या इस जो है आपका सफल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है कि भारत में जो रैपिडली अर्बनाइजिंग किया जा रहा है ना, तीव्र गति से, द्रुतगामी गति से जो है वहां पर शहरीकरण किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है क्लाइमेट रेजिलियंस हमको इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने की प्रोसेस है अर्बन डेवलपमेंट प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में बताया जा रहा है, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1976 में, है ना, संपूर्ण क्रांति का टाइम चल रहा है ये आपका। इसके बाद जो है आपका यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि ये इंडिया का लीडिंग नेशनल थिंक टैंक है। क्या है? नेशनल थिंक टैंक है जो अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट को देखता है। इसके बाद ये इनोवेटिव सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से उठने वाली चुनौतियों का हम सामना करेंगे और किस तरीके से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सिटीज का डेवलपमेंट करेंगे फ्यूचर के लिए। इस पर की बात करेंगे, सेकंड जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है एमओयू। ठीक है, ऑनबोर्ड पेंशनर जो है आपके ऑनबोर्ड जो पेंशन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है उसके लिए, ठीक है ना, और इसमें जो है एक इंटरफेस के माध्यम से काम करेगा जो कॉमन सर्विस सेंटर है। ये कॉमन सर्विस सेंटर पहले ही बनाया गया है, इसके बारे में जानकारी क्या है आपके पास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है ना। तो बताया जा रहा है कि 4 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स को जो है वहां पर क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा इंटरफेस के माध्यम से, कि जो लोग भैया डिजिटल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो पेंशनर्स के लिए क्यों दिया गया कि घर बैठे उनकी कोई समस्या है, उनको पेंशन से रिलेटेड कोई शिकायत है ना, तो उसके बारे में सारी जानकारियां उनको डिजिटली मिल जाए। ई गवर्नेंस है ये आपका। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को यहां पर ये इंश्योर करता है। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है की पॉइंट्स क्या है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो की पॉइंट्स जो है आपके वो इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को इंश्योर करना है पेंशनर्स के लिए। विशेषीकृत संदर्भ में देखें तो जो लोग रिमोट एरिया में रहते हैं और उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है कि कोई तकनीकी जो आपका ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि वो अपने आप को लॉग इन कर सके, किसमें लॉग ऑन कर सके इस पर्च में, तो उसके लिए हम कॉमन सर्विस सेंटर बना देंगे। तो वो वहां पर जाएंगे तो वहां से सारी चीजें एक्सेस कर लेंगे और इसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग बनाया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें जो नॉमिनल चार्जेस होंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसको क्या करेगी,
वहन करेगी। ठीक है ना, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इसमें किस तरीके की उनकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्यूशन हम दे पाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, तो अपडेट कर पाएंगे वो लोग पेंशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट, रजिस्टर कर पाएंगे अपने ग्रीवांसेस को, है ना, अपनी समस्याओं को वहां पर रजिस्टर कर पाएंगे। डिजिटली जो है वो एनुअल जो वार्षिक रूप से आइडेंटिफिकेशन होता है उसको भी कर पाएंगे, है ना, डेटा वेरिफिकेशन जो है वो हो पाएगा, सिंपल हो जाएंगी सारी इंफॉर्मेशंस, है ना, रिगार्डिंग उनके जो भी मंथली पेंशन आती है। तो पेंशन से रिलेटेड जो सारी समस्याएं वो इजीली जो है वो वहां पर उसका समाधान ढूंढ पाएंगे डिजिटली। ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर एमओयू भी साइन हो गया कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है ना, तो वो जो है सेटअप करेंगे सर्विस सेंटर जो है, कॉमन सर्विस सेंटर, है ना, अक्रॉस 14 ब्रांच की बात कर रहे हैं जो लोकेटेड होंगे आपके, जहां पर हाईली डेंस है, किसके संदर्भ में, एक्स सर्विसमैन की जो संख्या जहां पर ज्यादा है, ये नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा ये सर्विस, और इसमें जो चार्जेस होंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ना, उसके अंतर्गत जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो आपको वहन करेगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ लिविंग, है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हो गया ये एक तरीके का, और जो भी पेंशन रिलेटेड इशू होंगे उनको टाइम बाउंड मैनर में जो है सॉल्व किया जा सकेगा। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है। इसमें जो है समग्रता में समाधान प्रोवाइड करना है जो भी आपका प्रशासन है पेंशन से संदर्भित, है ना, डिफेंस पेंशनर्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसको डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना, इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स है उनको भी सशक्त कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है मंत्री जी के द्वारा, पीयूष गोयल जी ने बोला है कि भैया जो है आपके करोड़ से भी ज्यादा जॉब को क्रिएट किया जा सकता है लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, है ना, लेकिन हमारे यहाँ कैपिटल इंटेंसिव जो सेक्टर्स है वहां पर ज्यादा जो है आप देख रहे हैं कि रोजगार, यहाँ पर रोजगार ज्यादा होता है लेकिन ज्यादा जो फर्म है वो इस तरीके की नहीं है। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि देशों से औद्योगिक रूप से विकसित होने वाले जो देश है उनके बारे में 3 एग्जाम्पल लिया है। तो पहला ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि जैसे स्विट्जरलैंड है, मॉरिशस है आपका, तो उनका जो पूरा ध्यान होता है, जो फोकस होता है उनका, वो किसमें होता है, टूरिज्म पे। ठीक है ना, जो रिलेटेड किससे है, ज्योग्राफी से। ठीक है ना, हमारे यहाँ भी टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है, लेकिन अभी भी टूरिज्म जो आपका क्षेत्र है आपका भारत में, वो अभी भी अपेक्षित रूप से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, जियोलॉजी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया है, तो उन्होंने अपने जो समृद्ध प्राकृतिक संसाधन है उन पर भरोसा किया। उसके बाद बता रहे हैं कि जैसे आपकी साउथ कोरिया है, चाइना है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, तो इन्होंने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम किया। कैसे, क्योंकि इन्होंने रिलाई किया अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसमें, मानव संसाधन में। जब आपका लेबर की कॉस्ट कम हो गई तो चीज की कॉस्ट कम हो गई, तो कॉम्पिटिटिव हो गई वो, तो मार्केट में ज्यादा चलेगी। जैसे आप देख रहे हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को, है ना, वो 5 रुपए का भी प्रोडक्ट बनाता है वही, और वो 500 का भी बनाता है ना, उस हिसाब से कि हर क्षेत्र को उसने ग्राहक को क्या किया है, उसको अपनी ओर आकर्षित किया है कि भैया हम आपके हिसाब से चीजें बनाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर लेबर सस्ता है। ठीक है ना। इसके बाद सैलिएंट फीचर बता रहे हैं ये आपके इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के। तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 17% है, और कई दशकों से जो है स्टैग्नेंट बना हुआ है ये। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ बोला जा रहा है कि जो कंपोजिशन है हमारे यहाँ, ठीक है, तो वो स्किल और कैपिटल जो इंटेंसिव आपके इंडस्ट्रीज और एक्टिविटीज वहां ज्यादा है, जैसे आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो वहां पर स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। इतने स्किल लोग नहीं है हमारे, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट है भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो ऑर्गेनाइज्ड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें बहुत छोटा सा अंश है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वहां लगभग 70% टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत एम्प्लॉयमेंट है, तो 70% लोग वहां पर कार्यरत हैं। अब सोच लीजिए कि जो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर होंगे तो वहां पर उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उनको कभी भी जो है बाहर किया जा सकता है, पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, समझ रहे, तो सारी तरीके की समस्याएं उनके अंतर्गत बना रहता है। ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपका हमारे यहाँ जो कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में जो रोजगार है यहाँ पर, वो लघु प्रतिष्ठान पे। आप देखेंगे तो एक प्रॉब्लम देखेंगे आप कि लघु बहुत सारे हैं आपके जो उद्योग हैं, और बड़े वाले बहुत ज्यादा हैं। जो आपके बीच वाले मीडियम स्केल के जो आपके इंडस्ट्रीज हैं, उनका बहुत कम हमारे यहाँ अस्तित्व है। ये जो है आपको ये एक समस्या के रूप में जो है इसको देखा जाता है ना। इंटरनेशनल फोरम भी इस समस्या को पॉइंट आउट करती है। ठीक है। अब यहाँ पर भारत सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। मेक इन इंडिया एक्शन प्लान है आपका, इसमें जो आपका प्लान था कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है विनिर्माण क्षेत्र का 2020 तक 25% करना है, तो ये तो निकल चुका है। इस लक्ष्य को हमने नहीं प्राप्त किया। इसके बाद जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हमारी, उसमें
उसमें भी बोला गया था कि 2022 तक जो है 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स को क्रिएट करना है ना, अभी तक नहीं हो पाई। इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट की बात करें, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन मूर्त रूप में आप देखेंगे तो वो जो है आपका अपेक्षित रूप से वहां पर सफलता नहीं प्राप्त की गई है, ठीक है ना। अब यहां पर आप देखेंगे एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन हो गया, एसईजेड हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गए, है ना, सागरमाला, भारतमाला। तो इन सबको आप एज एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि भारत सरकार ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, स्टार्टअप है, मुद्रा है, स्टैंड अप है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस जो आपका प्रोग्राम है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रोग्राम है, तो ये सब प्रोग्राम भी जो है वो वहां पर लाए गए हैं ताकि कंपनियां हमारे देश में उत्पादन बढ़ाएं, सेटअप करें, है ना, जो आपका इंडस्ट्री वगैरह है उनको सेटअप करें, तो उससे रोजगार की भी समस्या खत्म हो और आय की भी समस्या खत्म हो। इसके बाद अभी जो है एमएसएमई को रिडिफाइन भी किया है, तो थोड़ा इजी किया है उन्होंने डेफिनेशन को वहां पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर एंटर कर पाए। इसके बाद यूनिफिकेशन भी किया गया हमारे यहाँ लेबर लॉज को, जिनको 4 मुख्य आयामों में जो है वहां पर लेबर कोड्स को डिफाइन किया गया है। देखिए हमारे यहाँ ये बहुत सारे लेबर लॉज थे, तो इससे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सेटअप करते हैं आपकी इंडस्ट्री वगैरह, तो वो आते नहीं है। इसी को बोलते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करिए आप। कानूनी जो आपकी समस्याएं हैं उसके कारण, जो कानून में असंगतता है उसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो नहीं आते हैं हमारे यहाँ लगाने के लिए, है ना, उद्योग वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है अभी कॉर्पोरेट टैक्स, नहीं हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लिया जाता था, तो ये भी आपके क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को हमारे यहाँ सेटअप करने के लिए, जो भी इंडस्ट्री वगैरह है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी भारत में एफडीआई की लिमिट भी बढ़ा दी गई है ना, कई सेक्टर्स में, जैसे कि डिफेंस वगैरह भी है। और अभी जो है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में भी जो है सुधार किया गया है, आत्मनिर्भर भारत लाया गया है, वोकल फॉर लोकल, है ना। और यहाँ पर प्रोटेक्शन दिया जा रहा है ना, संरक्षणवादी जो नीति के अंतर्गत आता कि हमारी, जैसे हम स्टील जैसे डंप कर रही है अगर बाहर की कोई कंट्री जैसे चाइना वगैरह, तो हम बैन कर देते हैं ना, बैन मतलब उसमें टैरिफ्स को ज्यादा बढ़ा देते ताकि वो हतोत्साहित और हमारे यहाँ उन चीजों को डंप ना कर सके। तो हमारे जो आपके घरेलू जो उद्योग है उनके हितों को संरक्षित करने के लिए सरकार इस तरीके के प्रावधानों को लाती है। इसको संरक्षणवादी नीति भी बोला जाता है ना, जो कैपिटलिस्ट अप्रोच के अगेंस्ट है। अब यहां पर क्या है कि चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर। भैया आप देखेंगे हमारे एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी रोज घोटाले सुन रहे हैं आप लोग, बड़े बड़े लोगों का घोटाला हो जाता है, आप वापस कहां ला पाए, तो पैसा तो आम आदमी का है ना। मैं बार बार बोलता हूं, नीरव मोदी हो, अभी भी जो नई न्यूज आई एनएससी का स्कैम हो, चाहे आपका वो स्कैम हो जो शिपयार्ड कंपनी जिसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स, नेता, सबका पैसा है, वो 22 हजार करोड़ रुपए का नॉर्मल घोटाला हो जाता है, कोई न्यूज नहीं है, कुछ नहीं है उसके बारे में मार्केट में। और क्या कर रही है सरकार पता नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है आपका कर रही है, मतलब इसको ऐसे मत लीजिएगा सरकार काम, लेकिन बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा लोन कैसे मिल जाएगा। नॉर्मल आदमी 1 लाख रुपए का लोन लेने जाए, हालत खराब हो जाती है, सारे जो है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखवा लेते हैं वो लोग। तो कैसे आप लोग बिना किसी सिक्योर्ड जो आपकी एसेट है उसके बिना आप इतना बड़ा लोन दे दिए, सीधी बात है, पहचान है ना। तो ये जो है समस्या सबसे ज्यादा है, इसलिए लिक्विडिटी क्रंच है। इससे जो आपकी साख जो है, ऋण की उपलब्धता जो है वो उपलब्ध कराने में कमी आई है ना, सीधी बात है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो पुराने श्रम कानून है ना, श्रम कानूनों के कारण ये कानूनी समस्याएं, तो इसके कारण बहुत सारे जो आपके उद्योगपति होते हैं वो निवेश करने से कतराते हैं। इसके बाद यहाँ पर मिसिंग मिडिल, जो मैंने पहले ही बताया कि हमारे बड़े साइज के बहुत ज्यादा है आपके, ठीक है ना, और बहुत छोटे साइज के बहुत ज्यादा उद्योग है, लेकिन जो आपके मिडिल साइज मतलब जो आपका क्या हो गया, जिसको आप बोलते हैं ना कि बीच वाले, ना बहुत ज्यादा जो छोटे हो ना बहुत ज्यादा जो बड़े हो, है ना। तो उस तरीके के विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत उस तरीके के उद्योगों की कमी, ये भी बहुत ज्यादा समस्या है और ये अस्थिरता का एक कारण भी है, ठीक है ना। अब यहां पर बोला जा रहा है कि जो बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उसमें कुछ ना कुछ जो है वहां पर सीमांकन इस तरीके से किया गया है कि इन्वेस्टमेंट को लिमिट कर दिया गया है ना, उसके साइज को। तो लोग जो है जब एक बार स्टैब्लिश करते हैं किसी उद्योग को, तो वो उसी लिमिट के अंदर काम करना पसंद करते हैं, उससे आगे की ओर बढ़ना पसंद नहीं करते हैं। एमएसएमई के अंतर्गत आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर बोला गया है
कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स जो है, जो अपेक्षित है उद्योगों के संदर्भ में, तो उसकी भी अवेलेबिलिटी कम है। अगर देखा जाए 2011 का सेंसस, तो लगभग 53% लोग हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते थे। कार्यशील का मतलब 15 से लेके जो है आपका 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप बोलते हैं, वो हम नहीं अवेल कर पा रहे। अभी तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की, अगर हम इनको यूज नहीं करेंगे तो ये गलत जगह जो है जाके अपनी स्किल को यूज करेंगे, आप समझ रहे हैं, तो उससे अपराध भी बढ़ता है, इंटरनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट होता है ना। मजबूरी में कोई आदमी जो है इस तरीके के काम अख्तियार करता है जब उसका सरकार से विश्वास उठ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पर हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए कि बाकी कंट्रीज से अगर हम वहां पर कंपेयर करें तो बोला जाता है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे यहाँ 12 से 14% है ना, जीडीपी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो अदर कंट्रीज में ये सिर्फ 8 से 9% है, तो इससे भी हतोत्साहन होगा। ठीक है ना। इसके बाद फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, इसके कारण बहुत सारे जो देश है जैसे चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, तो उनके यहाँ क्या है, चीजें जो है वो स्केल ऑफ इकोनॉमी में काम करते हैं, तो उनकी चीजें सस्ती होती हैं। ठीक है, तो वो जब यहाँ पर हमारे यहाँ भेजते हैं तो हम मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट है उनको नहीं यूज करते, उनके प्रोडक्ट को यूज करते, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ता है नेगेटिव। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था, हालांकि अभी कम किया गया है। ठीक है ना, तो ये जो है 50% हायर माना जाता है अदर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, इसके बाद नई टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन कम है। पहली चीज तो ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हम लोगों की कम है। क्यों? सिक्योरिटी नहीं है भाई, आप रिस्क कैसे लेंगे करियर में? आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में कोई स्टार्टअप डालना है, तो आपके पास R&D करने के लिए पैसा, जब तक आप रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं तब तक आपको फंड कौन देगा, है ना। तो इस तरीके की समस्याएं भी हमारे यहाँ है। तो जो नई टेक्नोलॉजी है वो अपेक्षित रूप से अभी नहीं अपनाई गई, अब हमारे यहाँ आ रही है नई टेक्निक्स जो है अपनाने के लिए पॉलिसीज आ रही है, लेकिन अभी नहीं हमने अपनाया है, जिसको जो है आपका इंडस्ट्री 4.0 भी बोला जा रहा है। जो नई आपकी जैसे मशीन लर्निंग हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, है ना, उनसे रिलेटेड आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे रिलेटेड स्किल की बात करें, इससे रिलेटेड आपकी क्या टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो ये बिगर चैलेंज है एमएसएमई के लिए। इसके बाद हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर में समस्या है ना, पुअर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, पॉलिसी की अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो भैया स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा होता है तो कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाइए आप, जैसे चाइना ने किया था, है ना। तो जो पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, मतलब बंदरगाह से संदर्भित जो क्षेत्र है वहां पर ही हम औद्योगिकरण करें, तो बड़े बड़े जो देश है वहां पर आने के लिए क्या होते हैं, आतुर होते हैं, जैसे कि आपका चाइना ने किया, ताइवान ने किया, हांगकांग ने किया। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स को भारत को जो है अपनाने की आवश्यकता है और उसको उचित रूप से उसका क्रियान्वयन आवश्यक है, क्योंकि कोई योजना गलत नहीं होती, उसके इंप्लीमेंटेशन में समस्या होती है। ठीक है ना, वही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है सनराइज सेक्टर को फोकस किया जाए, है ना, जैसे जो नई टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, है ना, जिसको हडूप बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इन सब पे फोकस करने की जरूरत है। इसके बाद बोला जा रहा है कि यहाँ पर स्टार्टअप में जो है मतलब बूस्ट किया जाना चाहिए, स्टार्टअप को ज्यादा से ज्यादा अपनाने के लिए लोगों को उनके मानसिक रूप से उनको तैयार करना चाहिए, फिर उनको फंड भी प्रोवाइड करना चाहिए, है ना, और जो भी उनको स्टार्टअप लगाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो मुहैया कराना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना, युक्त मतलब तरीके से। ठीक है, तो ऐसा कंड्यूसिव इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। देखिए हमारे यहाँ स्टार्टअप्स बहुत सारे खुलते हैं, लेकिन उसमें से 90% बंद हो जाते हैं। कारण क्या है कि बहुत दिन आप रिस्क नहीं ले सकते। अब एलन मस्क साहब को देखिए, तो वो पिछले 25 साल से संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स को उड़ा दिया था, लेकिन आज की डेट में दुनिया में सबसे बड़े वाले क्या है, टेक्नोक्रेट हैं, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास। अब देखिए सबसे ज्यादा पैसा मतलब कंपेयर मत करिएगा, है ना, और लोगों से, जेफ बेजोस से और उनसे, बिल गेट से। मैं एक तरीका बता रहा हूं, एक लेमैन के लैंग्वेज में, कि उनके पास अब फंड बहुत ज्यादा, उनको समस्या नहीं है। और खुद अमेरिका ने, यूएस ने, कि बहुत प्रतिष्ठित जो आपकी मैगजीन, उन्होंने ये बोला है कि इनको हाईलाइट ना करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है ना। हम पृथ्वी पे रहने की नहीं सोच पाते, यहाँ घर नहीं बनवा पाते। उस व्यक्ति का विजन देखिए जो 90s के डिकेड में ही मंगल जाने की सोच रहे थे, है ना, तो बहुत बड़ी चीज है। इस तरीके के इनिशिएटिव्स हम लेने जाए, नॉर्मली जो हमारी टेंडेंसी, बोले पागल हो गया लड़का है, मंगल बुद्ध में जाने की बात कर रहा है ना, पहले यहां तो रह लो तुम, है ना, ये नॉर्मल सी चीज है, मेंटालिटी का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर एफडीआई जो है उसको प्लग एंड प्ले मॉडल अपनाना चाहिए, है ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, कि जो भी आवश्यक उपागम है किसी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए, वो सब जो है बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चाहे लैंड हो, चाहे आपका सारी चीजों का क्लियरेंस हो, है ना, कानूनी आयाम में बात करें, वो सब आप प्रोवाइड कराइए। किनको? जो आपके
उद्योगपति जो आपके उद्योग लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है कि जो एनपीए वगैरह है, ऋण उपलब्धता है, इस तरीके की समस्याओं को एड्रेस करिए और ये घोटाले बंद कराइए ताकि फंड बचे। फंड की कमी नहीं है भारत में इतनी जितना दिखाया जाता है, ठीक है ना, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये जो एक साथ 4,000 करोड़ 2,000 करोड़ 15,000 करोड़ रुपए का हो जाता है घोटाला, तो कहां से भरेगी गवर्नमेंट? तो इतना तो आप जो है नॉर्मल घोटाला हमारे यहाँ हो रहा है, तो इन सब चीजों को एड्रेस करिए आप, है ना, एनपीएस को कम करिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को और ज्यादा स्ट्रेंथन करिए, है ना, तब जाके हमारे फंड वगैरह की समस्या को हम क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे। इसके बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, 3rd एनिवर्सरी है। पहली चीज इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2019 में लॉन्च की गई 24 फरवरी को, है ना। तो इसमें जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। इसमें वित्तीय सहायता 6,000 रुपए है, 3 किस्त में जाती है बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से फार्मर की फैमिली को, है ना। तो ये ठीक बात है, लेकिन ये 6,000 रुपए इतना कम है कि इससे आज की डेट में आएगा क्या? आप खुद देखिए, ठीक है एक सहायता है, ठीक है, लेकिन इससे जाएगा क्या? ये आपकी ना पॉपुलिस्ट अप्रोच के अंतर्गत आता है। जैसे ही चुनाव आएगा सारे लोन माफ हो जाएंगे। अब आप इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में मत लीजिएगा, बी न्यूट्रल होकर सोचिए। तो ये मेंटालिटी बन जाती है कि हम बिल नहीं भरेंगे, हम बिल नहीं भरेंगे, और भैया बिल नहीं भरेंगे, जब बिल आएगा किसान आएगा तो सब माफ हो जाएगा। और ये सबसे पहला इनका क्या है, ये सबसे पहला टूल होता है वोट बैंक जो पॉलिटिक्स है। जब तक हमारे यहाँ राजनीतिक शुचिता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, राजनेता जब तक अपनी इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करते हुए काम नहीं करेंगे देश के लिए, और जनता जब तक अवेयर नहीं होगी, क्योंकि वोट तो हम ही दे रहे हैं, सिर्फ उनकी गलती नहीं हमारी स्वयं की भी है कि हमको थोड़ा सा बेनिफिट मिला तो हमने वोट दे दिया, है ना। तो हम अपनी जरूरतों के माध्यम से जब तक बिकेंगे, ठीक है, तब तक देश में जो है उचित और उपयुक्त विकास नहीं हो पाएगा। ये समस्याएं लगातार बनी हुई, और अभी आप देखिए इस साल पूरे इकोनॉमी में क्रंच है, पूरे वर्ल्ड में अनएम्प्लॉयमेंट की दर लगातार बढ़ रही, इन्फ्लेशन जो है वो एक लिमिट से भी बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है। नॉर्मल जो आपके जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं, जो जीवन जीने के लिए जो आपकी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उन सामान की वैल्यू देखिए कोविड के बाद से डबल हो गई, है ना। आप देखिएगा इन सब चीजों को आप जो है खुली आंखों से देखिए, तब आपको समस्याएं समझ में आएंगी। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर शुरू में केवल जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, है ना, जिनका अकाउंट अगर देखें परसेंटेज वाइज तो लगभग 86% जो है पूरे फार्मर्स के अंतर्गत ये है आपके, है ना। कौन? मार्जिनल फार्मर्स। तो पहले 2 हेक्टेयर से जो कम जमीन वाले थे मार्जिनल फार्मर्स, उनको कवर किया जाता था, लेकिन 2019 में 1 जून से जो सभी भूमिधारक किसान हैं उनको भी कवर करने के लिए इसका कवरेज बढ़ाया गया। इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? तो मिनिस्ट्री आपकी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वो करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इनकम सपोर्ट देना भैया, जो सभी आपके लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं। उसके बाद इनकी फाइनेंशियल नीड्स को एड्रेस करना, ठीक है, ठीक है, ताकि जो है वो उनकी जो खरीदारी है कृषि के अंतर्गत, है ना, तो विभिन्न आदान प्रदान की खरीद में जो है उनको सहायता दी जा सके। अब 6,000 में पता नहीं क्या खरीद पाएंगे, पर ठीक है, बेचारे कुछ तो जो है उनको सहायता दी जा रही है। इसके बाद जो उनका साहूकारों के जंगल में फंस जाते थे वो लोग, है ना, चंगुल में फंस जाते थे, साहूकारों के जो है उनके चंगुल में फंस जाते थे, तो मनी लेंडर्स के जो आपके चंगुल है उनसे बचाने के लिए ये आपका क्या है, अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा ये आपका। इसका लाभ क्या है? तो सीधी बात है, इसमें सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं किसान के वो ऑनलाइन होते हैं, है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन करना और फंड का ट्रांसफर इजी हो जाता है। ये डिजिटलाइजेशन को भी जो है क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है ना। इसके बाद ये जो है इजी लिक्विडिटी है ना, इजी लिक्विडिटी मतलब ईज करता है लिक्विडिटी के कंस्ट्रेंट को। समझिएगा कि जो उनके पास किसानों के पास नकदी की समस्या है उसको एड्रेस करता है। नॉर्मल से पॉइंट है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, और ये आपका एक बहुत बड़ा कदम है बता रहे हैं गवर्नमेंट का, है ना, कि एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन के संदर्भ में, और इसमें किसी तरीके का विभेदीकरण नहीं किया जाता। जिसके पास जमीन है वो इसको अवेल कर सकता है। फार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इशू क्या है इसमें? तो सीधी बात है, इसमें एक्सक्लूजन है। किसको बाहर किया गया है इसमें? तो भैया भूमिहीन और आदिवासी किसानों को बाहर रखा गया है, ठीक है, क्योंकि भूमि के संदर्भ में जो स्वामित्व का जो दस्तावेज है उसको वहां पर क्या है, कंपलसरी है दिखाना। इसके बाद इनकम सपोर्ट जो है इसमें 17 रुपए पर दिन के हिसाब से 6,000 रुपए एनुअली, तो 17 रुपए पर डे आपको मिल रहा है। तो आप अपना परिवार चला कैसे पाओगे? 17 रुपए में क्या आएगा? एक चाय, एक समोसा ले लिए तो 17 रुपए खत्म हो गया, है ना। ये बेसिक चीज है, ये पॉपुलिस्ट अप्रोच है ना। इतना पैसा आपने दे दिया, ठीक है, तो आपको कहने को हो गया कि आपने सबको दे दिया इतना पैसा, ठीक है, लेकिन न्यूनतम भरण पोषण भी उससे नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल है, ओम्बड्समैन बनाया जाएगा, है ना, ओम्बड्समैन ऐप बनाई जाएगी मनरेगा के लिए, ठीक है ना। तो इससे ऑनलाइन सारी चीजें होंगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, है ना। तो ये सब चीजें देखेंगे हम लोग यहाँ पर। ओम्बड्समैन के बारे में एक क्वेश्चन फ्रेम करके बताइएगा कि ये कंसेप्ट किसका है। लोकपाल और जो आपका लोकायुक्त विधेयक है, अभी हमने जो है कवर भी किया था, उसके अंतर्गत क्या उसकी विशेषताएं और क्या लूप होल है
है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएट करके आंसर लिख के दिखाइएगा और कमेंट जरूर किया करिए। और ये जो क्वेश्चन पूछता हूं वो बताया करिए, वही मोटिवेशन है। डेली रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तो अपने इतने व्यस्त जीवन से आप लोग निकाल ही सकते हैं। साथ ही हमारे बहुत सारे जो पेड ग्रुप्स चल रहे हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और उनका भी महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। लगातार हम सिलेक्शन देते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके बहुत सारे जो है प्रूफ्स आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है ना, और बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज से संदर्भित गिरिराज सिंह, तो उन्होंने किया है अभी लॉन्च ओम्बड्समैन, जो आपका क्या है ओम्बड्स, जो आपका ओम्बड्स पर्सन ऐप है, जो आपका महात्मा गांधी नरेगा से रिलेटेड है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। अब ये जो है इसके बारे में बताया जा रहा है जो ओम्बड्स पर्सन है वो है क्या। तो भैया जो सेक्शन 30 है शेड्यूल 1 मनरेगा एक्ट का, है ना, एक्ट लाया गया था, आप लोगों को पता है। तो उसके अंतर्गत जो है राज्यों को ये जो है मैंडेटरी किया गया है कि वो अपॉइंट करें एक ओम्बड पर्सन को, ओम्बड्स पर्सन को, ठीक है ना, सारे डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो भी समाधान करना हो समस्याओं का, जो इंक्वायरी करना हो, है ना, तो ये सब जो है और जो ये सब जो है उसके द्वारा वहां पर निष्पादित किया जा सके। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है, ई गवर्नेंस की तरफ एक ये आपका कदम है। दूसरी चीज ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद इंश्योर करेगा यहां पर आसानी से रिपोर्टिंग किया जा सकेगा, वर्गीकरण किया जा सकेगा जो वहां पर समस्याएं आ रही है ना, ठीक है। और जो कंप्लेंट रिसीव्ड होंगी तो उनको जो है आपको समाधान भी किया जा सकेगा जब पता चलेगा हमको। तो वेरियस सोर्सेस से, जैसे फिजिकल है, डिजिटल है, मास मीडिया है ना, तो इसके अंतर्गत जो है इस तरीके की जो नवाचार है उसको अपनाया जाएगा। ये स्ट्रेंथन करेगा ओम्बड्समैन को, है ना, जो अपनी ड्यूटी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो हैसल फ्री मैनर में कर पाएंगे वो लोग इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वार्टरली और एनुअली रिपोर्ट भी दिया जाएगा, है ना, वेबसाइट में थ्रू द ऐप। तो ये क्या कर रहा है, ई गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंसी ला रहा है। इसके बाद जो है यहाँ पर तभी तो गुड गवर्नेंस की तरफ जाएंगे हम लोग। इसके बाद जो है यहाँ पर आसानी से जो आपकी समस्याएं हैं उनका टाइम बाउंड मैनर में क्या किया जाएगा, समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऐप के माध्यम से किया जाएगा, तो मिनिमम वहां पर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ह्यूमन रिसोर्स की, ठीक है। मनरेगा की बात करें तो 2005 में जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में लाया गया। इसका बाद में फिर पुनर्नामकरण किया गया, फिर से नामकरण किया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रूप में, ठीक है ना। तो इंडियन लेबर लॉ है ये आपका, सोशल सिक्योरिटी को ये इंश्योर करता है और एक तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो राइट टू वर्क का आपका अधिकार है उसको ये क्या करता है, उसके प्रति गारंटी देता है, उसको इंश्योर करता है, ठीक है ना। और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2014 वर्ल्ड बैंक ने इसको जो एक विशेषीकृत टर्म दिया है उसको बोला है स्टेलर एग्जांपल ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़ा ये आपका क्या है, रोजगार के लिए एक योजना है जो अनस्किल्ड पीपल्स के लिए है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है और प्रोविजंस क्या है, तो इसमें जो है आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है ना, कम से कम। इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे तो 150 दिन का भी प्रोग्राम जो प्रावधान है उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमको, ठीक है ना। तो कोई भी जो एडल्ट मेंबर किसी भी फैमिली के अंतर्गत है और वो स्वेच्छा से अपने अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाह रहा है तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके अंतर्गत ड्यूरेबल एसेट्स को भी क्रिएट किया जाता है, जैसे रोड है, कनाल्स है, पॉन्ड्स है, कुएं वगैरह है ना। और यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा तो ज्यादा दूर नहीं, वो जहां निवास रहते हैं उनके 5 किलोमीटर के अंतर्गत ही दिया जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वहां पर एप्लीकेशन दिया और 15 दिन के अंदर उसको रोजगार नहीं मिला तो उसको फिर रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है ना। ये लीगल एक्ट है इसलिए लीगल एंटाइटलमेंट है ये आपका। इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसको बैन किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा, पर्यावरण संरक्षण भी होगा, ग्रामीण शहरी जो प्रवास है वो भी कम होगा। तो जो शहरों में जनसंख्या का दबाव है उसको भी हम कम कर पाएंगे, उससे भी बहुत बड़ी समस्याएं जो है क्रिएट होती है। जनसंख्या का दबाव जब होता है तो आप देखिए स्लम एरिया बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं तो वहां पर पैंडेमिक का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना। इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट, डोमिनो इफेक्ट देख सकते हैं आप लोग। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक समानता को भी बढ़ावा देगा और यही सब उद्देश्य है मनरेगा के। अब आगे की ओर चलेंगे। नेक्स्ट फेज जो हमारा है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो एमसीक्यू है ये आपका रिलेटेड है किससे, शुगर सेक्टर से रिलेटेड है। भारत में जो संदर्भित है आपका, इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो भैया भारत में जो आपका चीनी उद्योग है ये आपका सेकंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है नेक्स्ट टू कॉटन, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा जो है इंडिया कंज्यूम करता है लगभग 26 मिलियन टन ऑफ शुगर, तो सबसे बड़े उत्पादक भी हैं हम लोग और सबसे बड़े उपभोक्ता भी में से एक आते हैं ना। सबसे बड़ा उत्पादक तो आपका चाइना ही है, उसके बाद हम है, लेकिन
उससे ज्यादा हम उपभोग कर लेते हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, है ना, शुगर का, ठीक है ना, ब्राजील के बाद, ब्राजील का रैंक फर्स्ट है इसमें, ठीक है ना। चीनी जो भारत जो है विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक भी है भारत, ब्राजील जो है फर्स्ट रैंक पे, याद रखिएगा ब्राजील फर्स्ट रैंक पे। इंडिया जो है आपका शुगर सरप्लस कंट्री है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है आपका, ठीक है ना। पहला ये कि सबसे बड़ा ये है आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो कैरी किया जा रहा है, किसी भी ह्यूमन और एनिमल वैक्सीनेशन के संदर्भ में बात किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर, बिल्कुल ठीक बात है। इसका एम क्या है, तो 2030 तक जो मुंहपखा रोग आप लोग सुनते हैं, माउथ डिसीज जिसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिसीज, ठीक है ना, तो उसको इरेडिकेट करना है 2030 तक, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बात है, इसका उद्देश्य है। इसका आंसर आपका क्या हो गया, जो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तीसरा ये है कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है ना, जो ये आपका प्रोग्राम उसको स्टार्ट किया गया था 31 जनवरी 2020 को, बिल्कुल ठीक बात है। और फूट और जो माउथ डिसीज वैक्सीनेशन है वो अभी तक जो है 11 राज्यों में कंप्लीट भी किया जा चुका है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी के साथ आज से वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।